हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 3, जो कि बोल रहा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उससे 5 नंबर तो आते ही हैं, 2 नंबर भी आते हैं और साथ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक बोल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा बोल रहा है हमारा विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा के बारे में पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या है। देख लेते क्या है। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है, आवेश की प्रवाह की दर को आप लोग को एकदम सिंपल मेथड बता देती हूँ। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन में 1 मिनट में हो जाएगा। ये बिल्कुल भी सिंपल है, आप लोग 1 मिनट में याद कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग याद कर लीजिए। और इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इससे आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से। यहाँ पे आई से सूचित कर देंगे, इसे डिनोट कर देंगे आई से। और विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो इसमें आवेश बटा समय है, मतलब Q/T है। Q/T है तो इसका QT इन्वर्स भी हो जाएगा। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बटा में जाने के बाद इन्वर्स में हो जाता है। और उसके बाद इसका SI मात्रक पूछ रहा है। SI मात्रक तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिससे ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये कैसी राशि, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसी राशि है। तो ये अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। उसके बाद बोल रहा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डिफिनीशन पूछ रहा है आप। 1 एम्पियर क्या होता है, तो देखते हैं क्या है। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम, सी को क्या बोलेंगे? कूलाम, आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर। ए मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर, क्योंकि एम्पियर को किससे सूचित करते हैं? ए से। 1 एम्पियर होता है, यही 1 एम्पियर मान बराबर धारा का मान प्रतिरोध में गुणांक हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? फिर से देखते हैं। एम्पियर बोल रहा है, 1 एम्पियर बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, हिंदी में एम्पियर दे रखा है और लास्ट में इसको डिनोट कर दिया है ए से। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डिफिनीशन, ऐसे एम्पियर का सिर्फ डिफिनीशन पूछता है। आप लोग एम्पियर का डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्या बोल रहा है? किसी चालक से 1 सेकेंड 1 एस में और 1 कूलाम में आवेश प्रवाहित होगा तो उसका धारा का मान एम्पियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकेंड, CS इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद प्रतिरोध बोल रहा है नेक्स्ट में। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, चालक का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं से धारा के प्रवाह का विरोध, वह स्वयं जो धारा उत्पन्न करती है ना, उससे प्रभावित होने वाले धारा का विरोध कर देता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। या तो फिर आप सिंपल वे में इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जिससे विद्युत धारा में विरोध हो, धारा पहुँचने में जिसे विरोध उत्पन्न हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब क्या हो जाएगा? विरोध। आप लोग इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसका ट्रिक मैं बता देती हूँ। प्रतिरोध मतलब जिसमें विरोध हो उसे प्रतिरोध कहते हैं, जो विरोध करेगा उसे कहेंगे प्रतिरोध। इसे आर से सूचित किया जाएगा। किससे सूचित किया जाएगा? आर से डिनोट किया जाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। और संकेत में इसका जो डायग्राम हो जाएगा ये हो। अब बहुत ज़्यादा इजी है, देख लीजिए। अब बोल रहा है ओम का नियम। ओम का नियम पूछ रहा है, लॉ ऑफ ओम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो 2 नंबर में आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ओम का नियम के अनुसार देखिए क्या बोलता है। स्थिर ताप पर, कैसा ताप होना चाहिए? ताप हमारा स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपात होता है। क्या बोल रहा है?
स्थिर ताप से। कैसा ताप होगा? स्थिर ताप से जो धारा प्रवाहित हो जाएगा वो किसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपात होगा। इसे डिनोट कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इससे इसका सूत्र हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई। क्या हो जाएगा? भी बटे आई। आर बराबर भी बटे आई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? फिर हम इसको आई कर देंगे। आई बराबर भी बटे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बटे आर। यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। आर नियतांक प्रतिरोध है। आर को क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। अब ओमीय उसके बाद होता है अनोमीय। ये दोनों देख लेते क्या है। पहला हमारा बोल रहा है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध बोलिए, ओमीय पदार्थ बोलिए, सब सही होता है। देख लेते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या बोलता है। वे पदार्थ। कैसा पदार्थ? वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है ओमीय पदार्थ कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो ओम के नियम का पालन करेगा ओमीय पदार्थ कहलाएगा। और इसका डायग्राम हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया, सॉरी ग्राफ हो गया। ये ग्राफ कभी कभी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे भी जाते, लेकिन आप लोग देख लेंगे तो ठीक रहेगा। और नीचे देखते हैं अनोमीय पदार्थ। अनोमीय पदार्थ देखते क्या? वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? अनोमीय पदार्थ कहलाएगा। और इसका ग्राफ क्या था? सीधा था पूरा। और ये देखिए ये उल्टा रहेगा ऐसे। ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा और अनोमीय पदार्थ कहलाएगा। उसके बाद बोल रहा है पदार्थ में प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट यानी ए, अनुप्रस्थ काट को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उसका समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन में ये आप अगर क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता ही है, ऐसे पूछा हुआ है पिछले साल में परिवेश से क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ये याद कर लीजिए। इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर, इसको क्या डिनोट करेंगे? इसको पाई या पी बोल सकते हैं आप लोग। आई बटे ए हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे नोट दे रखा है, नोट देख लेते हैं। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोल रहा है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? सिर्फ ओम हो जाएगा। और प्रतिरोधकता इसलिए ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है संवहन वेग। संवहन वेग पूछ रहा है, डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है संवहन वेग का। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टुकड़ों के औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। क्या बोल रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकरा जाए उसके वेग को, उसके औसत को, उसके जो आपस में टकरा जाएंगे और उससे औसत को ही संवहन वेग कहेंगे। क्लियर हो गया? और इसे किससे सूचित करते हैं? वेग से सूचित करते हैं इससे। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। उसके बाद बोल रहा है सांतरिक काल। क्या है? सांतरिक काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टुकड़े के मध्य। ये किसके मध्य होगा? यहाँ पे सतत टुकड़े के मध्य ये सांतरिक काल पाया जाता है। दो सतत टुकड़ों के मध्य। आगे देख लेते हैं लगने समय अंतराल को सतत टुकड़ों है, टुकड़ों मैंने पढ़ रहा था, टुकड़ों है। टुकड़ों के बीच जो समय अंतराल उसमें जो कार्य हो रहा है उसे बोलेंगे शांति काल। शांति आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम होता है आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित काल भी बोलते हैं इसको। आश्रित काल बोलते हैं इसको।
इसको किससे डिनोट किया जाएगा? इसे टी से डिनोट किया जाता है, टी से सूचित किया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है कि इसका हो जाएगा a-2 हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इसका। उसके बाद बोला चालकता। चालकता पूछ रहा है, देख लेते क्या है। किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका ऐसा इसे सूचित करेंगे रो से। किससे सूचित करेंगे? रो से। रो बराबर हो जाएगा 1/p, जो कि प्रतिरोधकता था। इसे रो भी बोलते हैं, इसे रो भी बोल सकते हैं आप लोग। इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा 1/ओम मीटर। क्या बोल रहा है? 1/ओम मीटर। इसको और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं? ओम इनवर्स साथ में मीटर इनवर्स, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम मीटर इनवर्स। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। कोई सा भी वे में आप लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरीके हैं इसके। आगे हमारा टॉपिक बोल रहा है धारा घनत्व। धारा घनत्व बोल रहा है। धारा घनत्व क्या है देख लेते हैं क्या है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बहुत इजी है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित करेंगे? जे से सूचित करेंगे। जे बराबर एम्पियर बटे I/A हो जाएगा, जिसे ए से एम्पियर बोलते हैं, और आई इसका कांस्टेंट मान हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर और मीटर, एम्पियर मीटर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है संयोजन। संयोजन 2 प्रकार का होता है। एगो होता है समांतर क्रम संयोजन, एगो श्रेणी क्रम होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं संयोजन क्या है। प्रतिरोध के जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। जिससे प्रतिरोध जुड़े उसे संयोजन कहेंगे। संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम ये दे रखा है, इसे आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट में उतार लीजिए, बना लीजिए डायग्राम को। बोल रहे माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है तथा प्रतिपथ पर से एक समान धारा I प्रवाहित, I मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान क्या होगा तो देख लेते हैं। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। फिर I हो जाएगा, जो कि I धारा प्रवाहित किया गया था। IR प्रतिरोध का मान इसमें दे रखा है। IR1, IR2, IR3 प्लस प्लस प्लस, ये डैश डैश जा सकता है और भी, लेकिन हम लोग अभी 3 तक लेते हैं। उसके बाद I कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दिया गया है। इतना तक तो आप लोग मैथ में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद I से कट जाएगा। I से यहाँ पे R से R नहीं कट रहा है, I से I कट रहा है, I से I कट रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ R बचेगा। ये हमारा बचेगा, जिसको N से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि जो भी लास्ट में इतना इतना शब्द आएगा उसको आप लोग तो गिन नहीं सकते, या तो फिर लिखाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको एक शब्द में हम लोग N नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो वही है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस RN। उसके बाद ये इतना समझ में आ गया। श्रेणी क्रम का बहुत ज़्यादा इजी था। आगे देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसका डायग्राम हो गया ये।
समांतर क्रम संयोजन का। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परिपथ के समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। तो क्या प्रवाहित हो रही है तथा तीनों प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V है। विभवांतर को ही V से डिनोट किया जाता है। तो देख लेते धारा का मान क्या हो जाएगा। प्रतिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा? I बराबर सिमिलर है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। किरचॉप है, इसको दो नाम से जाता है, किरखॉप भी बोलते हैं इसको और किरचॉप भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन जो किरकॉप या किरचॉप जो भी बोले, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो पक्का 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका 5 नंबर तय है, इससे 5 नंबर आएगा। देख लेते क्या बोल रहा है। किरचॉप का प्रथम नियम। किरचॉप के कितने नियम है? 2 नियम है, प्राथमिक और द्वितीय। देख लेते प्रथम नियम में क्या बोल रहा है। किसी संधि है, संधि भी, इसे संधि का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का भी नियम कहते हैं। किरचॉप के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। किसी संधि बिंदु के समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य योग। कैसा हो योग? बीजीय योग पूरा क्या हो जाएगा? शून्य योग हो जाएगा ना, तो उसे प्रथम नियम कहेंगे किरचॉप का। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। बीजीय योग क्या हो? शून्य योग, उसे किरचॉप के प्रथम नियम कहेंगे। अथवा किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली और जाने वाली धारा का योग क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये प्रथम नियम कहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, आप लोग को जो अच्छा लगे। ये उसका डायग्राम है। ये सब एकदम मतलब लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं द्वितीय नियम क्या बोल रहा है। किरचॉप का द्वितीय नियम बोल रहा है वोल्टेज नियम। इसको क्या बोलते हैं? इसे वोल्टेज नियम कहते हैं, उसे संधि नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टेज नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वोल्टेज नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के विभवांतर का बीजीय गणितीय योग शून्य होगा। इसका भी वही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बीजीय, लेकिन इसके विभवांतर का हो जाएगा बीजीय गणितीय योग शून्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है? व्हाइट स्टोन सेतु या ब्रिज, कुछ भी बोलिए आप। इसका डायग्राम है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये अलग से पूछ देता है कभी कभी, इससे 2-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे तो ये पूरा क्वेश्चन पूछ देगा कि किरचॉप के नियम लिखिए तथा किरचॉप के नियम की सहायता से व्हाइट स्टोन ब्रिज को संतुलित करने की अवस्था प्राप्त करें। ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाइट स्टोन ब्रिज या व्हाइट स्टोन सेतु का उपयोग लिखिए, उपयोगिता क्या है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। व्हाइट स्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोध की एक अवस्था है जिसमें 3 प्रतिरोध होते हैं, एक अज्ञात होता है। 4 प्रतिरोध होते हैं, उसमें 3 पता होता है, लेकिन एक क्या होते हैं जो नहीं पता, यानी कि वो अज्ञात होते हैं। उसके बाद बोल रहा है व्हाइट स्टोन सेतु में प्रथम विकर्ण में गैल्वेनोमीटर तथा द्वितीय विकर्ण में बैटरी लगी रहती है। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर धारा के मान को शून्य होता है। प्रथम लूप के नियम से देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। लूप के नियम के अनुसार I1 × P बराबर I3 R हो जाएगा। यहाँ पे I2 Q हो जाएगा, I4 S हो जाएगा। 4 प्रतिरोध लगे हुए थे। 4 प्रतिरोध कौन कौन से, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये बता देती हूँ। 4 प्रतिरोध P Q R S, ये हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं।
जिसमें 3 प्रतिरोध तो ज्ञात होता है लेकिन एक अज्ञात होता है। वही अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का कार्य किया जाता है। तो हम लोग इसके लूप के नियम से अनुसार चलेंगे। फॉर्मूला बैठेगा P/R हो जाएगा और I3 बटे में I1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा जो कि I2 के बराबर हो जाएगा, इक्वल दोनों हो जाएगा। और I3 क्या हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग PQRS जो हम लोगों ने माना था, मतलब उसमें था ही PQRS, उसको एक बटे के लाइन में सीरियल नंबर में बैठाया जाएगा। तो P/R हो जाएगा और Q बटे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल फॉर्म में होंगे, जो कि ये प्रेजेंट करेंगे व्हाइटस्टोन ब्रिज को, और फिर हमारा सेतु निकल जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग देख लीजिए। व्हाइटस्टोन ब्रिज के बाद मीटर सेतु आता है। क्या आता है, मीटर सेतु। मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैगजीन का कॉन्स्टेंटीन का तार लगा होता है। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से शून्य धारा बहती हो तो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत से मीटर ब्रिज को सिद्ध किया जाता है। व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे है, व्हाइटस्टोन ब्रिज के। तो इसका मान निकल के आ चुका था, जिसका अज्ञात था, अज्ञात मान ये था, जिसको हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो वही ज्ञात किया मान से हम लोग क्या निकालेंगे, मीटर सेतु निकालेंगे। इसमें एक फॉर्मूला आता है, पहले वो फार्मूला देख लीजिए। 100 माइनस I बटे का A हो जाएगा। यहाँ I शो कर रहा है विद्युत धारा को और A शो कर रहा है एम्पियर को। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमारा पहले फॉर्मूला जो प्रतिरोध में पढ़ा था ऊपर, तो हमारा प्रतिरोध R बराबर इतना आ चुका था मान। तो हम लोग ने वही फॉर्मूला को रिवाइज करके P बराबर कर दिया है। R का मान दे रखा था, तो 100 जो कि फॉर्मूला में था वो फॉर्मूला बैठा दिया, और उसके बाद इसको इससे और इससे डिनोट करते हुए डिवीज़न किया, मतलब डिवाइड किया, जिसका आंसर आया हम लोग के पास RS, और इतना आ गया 1I बराबर 100, मतलब 100 माइनस का I। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा क्या, R बराबर इतना आंसर हम लोग का आ रहा है IS बटे 100 माइनस I। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मीटर सेतु, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए एक बार। उसके बाद बोल रहे हैं हम लोगों को विद्युत सेल। विद्युत सेल बोल रहा है, विद्युत सेल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक। विद्युत सेल एक ऐसी युक्त है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल कितने, 2 प्रकार, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक सेल देखते क्या बोला, वे सेल जो एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः अनावेशित नहीं होते, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। इसमें अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है लांशेल सेल। इसमें प्राथमिक सेल में और एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। द्वितीय सेल देखते हैं क्या बोलता है। द्वितीय सेल हमारा बोल रहा है वे सेल जो एक बार अनावेशित होने पे पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। एक बार अनावेशित हो जाएगा लेकिन उसे फिर भी दूसरे बार भी आवेशित किया जा सकता है, उसे द्वितीय सेल कहेंगे। इसे अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें सेल का प्रतिरोध इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा धारा का बाधा
बाधा उत्पन्न होता है जिस उप सेल के अंदर वैसा कोई भी अपिष्ट या अव्यवस्थित पदार्थ जिससे सेल में प्रवाहित होने में धारा को विरोध उत्पन्न का अनुभव होता है या बाधा होता है, उसे सेल का प्रतिरोध कहते हैं। इसे सिंपल आर से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम है। क्या है? ओम। उसके बाद बोला सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है? धारा लेते समय और सेल्स को आवेशित करते समय उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर को सेल का टर्मिनल कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट है। विद्युत वाहक बल बोल रहा है। विद्युत वाहक बल बोले क्या है? किसी पथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल। क्या बोल रहा है? किसी परिपथ में दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश में धारा प्रवाहित किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। वोल्ट प्लस का हो जाएगा। सेलों का संयोजन भी दो में होता है, एक श्रेणी और एक समांतर होगा। आगे हम लोग मैंने प्रतिरोध में पढ़ा था, अब यहाँ सेलों में होता है। सेलों का समांतर दो प्रकार के हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम यहाँ दे रखा है, आप लोग बना लीजिए। और इसका PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा इसे, मैं आगे पढ़ना कंटिन्यू करती हूँ। ये समांतर क्रम हो जाएगा, इसका डायग्राम है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ नीचे का पार्ट भी ले लेंगे तो चलेगा। अब देखिए एक टॉपिक बोल रहा है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल जो ऊपर पड़ा था और विभवांतर दोनों में अंतर पूछ सकता है। यह डेफिनेशन हमेशा पूछता है, विभवांतर का डेफिनेशन, या कभी कभी विद्युत वाहक बल भी पूछ देता है। देख लेते क्या अंतर दोनों में। विद्युत वाहक बल यह सेलों के दोनों सिरों पे अधिकतम विभवांतर है जब परिपथ में खुले हो। यह विद्युत परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है जब परिपथ बंद हो। इसमें खुले होगा, इसमें बंद होगा। इसका मान विभवांतर में से जब कम होता है, इसमें से जब अधिक हो जाएगा। यह प्रतिपथ भंग हो जाने पर इसका अस्तित्व रहता है और इसका अस्तित्व क्या होगा? नहीं रहेगा। एक टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संट। ये 2 नंबर में तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर आपका इससे पक्का है। संट एक अल्प मान प्रतिरोध है जिसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जाता है। इसे आर से सूचित करते हैं, ऐसा मात्रक ओम है। इसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। संट का उपयोग खुल रहा है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में, गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा प्रदान करने में। कभी कभी संट का डेफिनेशन पूछ देगा, कभी कभी उपयोग पूछ लेगा, तो ये उपयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद है अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रतिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होता है और इसकी सहायता से किन्हीं दो बिंदु के मध्य, इसके अंदर और इसके मध्य, मतलब दोनों बराबर है लेकिन इनमें 2 बिंदु की मात्रा आ जाती है। आगे हमारा टॉपिक दे रखा है अंतर। सिंपल सा अंतर है अमीटर और वोल्टमीटर में। इसकी सहायता से धारा मापी जाती है, इसकी सहायता से विभवांतर को मापा जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर निम्न प्रतिरोध के साथ साथ समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। इनमें गैल्वेनोमीटर उच्च प्रतिरोध के साथ साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसका प्रतिरोध निम्न होता है और इसका क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे कार्बन प्रतिरोध है।
कार्बन प्रतिरोध से 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन प्रतिरोध में प्रतिरोध के पहले देख लेते क्या है। बोल रहा है तार आवादर प्रतिरोध, मैगजीन है, नाइक्रोमिस और कांस्टेंटन है। इसकी प्रतिरोधकता ताप के प्रभाव पर नगण्य मतलब निम्न हो जाती है और ये 1 ओम से 100 ओम तक में इसके इक्वल बराबर में होता है। 1 से 100 तक के बीच में होता है। कार्बन प्रतिरोध होगा उच्च प्रतिरोध के लिए होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है। इससे प्रतिरोध को मापन वर्ण कोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि लाल रंग में कौन से कार्बन प्रतिरोध होता है। ये उसका एक शेड्यूल है। मैंने एक शेड्यूल बना रखा है, आप लोग इसे देख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल रहा है। क्या है? किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल ऊर्जा पर किया गया कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। अथवा किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को धारा कहते हैं। इसे W से सूचित करेंगे, H से सूचित करेंगे। विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश हो जाएगा। W मतलब क्या? विभव V। और आगे है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति बोल रहा है विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं और विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय हो जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा इतना। आप लोगों को अच्छे से ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये और ऊपर में मैंने बता रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।